बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट सेकंड। पॉलीसेकेराइड अम्ल अविलेय भाग में दूसरी श्रेणी के वृद्ध अणु की तरह पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती है। ये श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार के एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणतः सेल्यूलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक समबहुलक होता है। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च सेल्यूलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इंसुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनपचायक कहलाता है। ये शाखा युक्त होते हैं जो व्यंग्य चित्र जैसे दिखाई देते हैं। मंड में द्वितीय कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देता है। सेल्यूलोज में उपयुक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इनमें प्रवेश नहीं कर पाता। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कागज पौधे की लुगदी से बना होता है जो सेल्यूलोज होता है। रुई के धागे सेल्यूलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। यह अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसामिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा के बहिकंकाल जटिल सेकेराइड काइटिन से बने होते हैं। ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दूसरा प्रकार का एक वृद्ध अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृत्त आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड व तीसरा फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट होता है। यदि चित्र 9.1 को ध्यान दें तो पाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षारक जैसे एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन व थाइमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पिरिमिडीन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडीन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज, मोनोसेकेराइड, पेंटोज या डीऑक्सीराइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए व जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए कहते हैं। प्रोटीन की संरचना जैसे कि पहले बताया गया है, प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो एमिनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है जैसे NaCl, MgCl2 आदि। कार्बनिक रसायन विज्ञान जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नैप्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उनके द्वि-आयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना के त्रि-आयामी दृश्य को, जबकि जीव वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना के 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में जैसे कि पहले, दूसरा व इस प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है। इसके बाएं सिरे व प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती। यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्त कुंडलियां मिलती हैं। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। इन्हें द्वितीय संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी होती है जिसे प्रोटीन की तृतीय संरचना कहते हैं। यह प्रोटीन की त्रि-आयामी रूप को प्रदर्शित करता है। तृतीय संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप-इकाइयों के समूह होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीसेकेराइड या उप-इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती है, उदाहरण गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिकाओं की संरचना आदि, वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं।
जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। कार्बन द्वारा प्रदर्शित ए प्रोटीन की एकल द्वितीय संरचना और वह एक तृतीय संरचना। चित्र 9.8 एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह व अगले एमिनो अम्ल के एमिनो समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल अणुओं के निकलने के बाद बनता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। एक पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड संभवतः ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंध भी निर्जलीकरण द्वारा बनता है। यह बंध पास के 2 मोनोसेकेराइड के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। न्यूक्लिक एसिड में एक न्यूक्लियोटाइड्स के एक शर्करा का 3' कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5' कार्बन से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध एक एस्टर बंध होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ मिलता है, अतः इसे फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में विभिन्न प्रकार की द्वितीय संरचनाएं मिलती है। उदाहरणतः वाटसन क्रिक का प्रसिद्ध नमूना डीएनए की द्वितीय संरचना को प्रदर्शित करता है। इस नमूने से स्पष्ट है कि डीएनए एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दोनों लड़ियां प्रति समांतर होती है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होती है। इनका मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है। नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए मुख्य भाग पर लगभग लंबवत प्रेक्षित होते हैं। एक लड़ी के क्षार एवं जी अनिवार्यतः दूसरी लड़ी के क्षार क्रमशः टी एवं सी से क्षार युग्म बनाते हैं। ए व टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध, जबकि जी व सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। चित्र 9.5 डीएनए की द्वितीय संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन। प्रत्येक श्रृंखला एक घुमावदार सीढ़ी जैसी प्रतीत होती है। सीढ़ी का प्रत्येक पद क्षारों युग्मों का बना होता है। सीढ़ी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 डिग्री के कोण पर घुमा होता है। कुंडलित श्रृंखला के एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। इस तरह आप डीएनए का रेखा चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक पूर्ण घुमाव की तरह 34 अंगस्ट्रॉन होते हैं, जबकि 2 क्षार युग्मकों के बीच खड़ी दूरी 3.4 अंगस्ट्रॉन होती है। उपरोक्त वर्णित विशेषता युक्त डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। उच्च कक्षाओं में तुम्हें बताया जाएगा कि 1 दर्जन से भी अधिक प्रकार के डीएनए होते हैं, जिनका नामकरण संरचनात्मक विशेषता के आधार पर अंग्रेजी की वर्णमाला के आधार पर किया गया है। चित्र 9.9 शरीर अवयव की गति अवस्था उपापचय की संकल्पना। हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया उसके अनुसार जीव, चाहे वह साधारण जीवाणु कोशिका हो, प्रोटोजोआ पौधा या प्राणी हो, ये सभी हजारों कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। ये यौगिक या जैव अणु एक निश्चित सांद्रता में मिलते हैं। इन्हें मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। अध्ययनों से एक जो प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जैव अणु में हेर फेर होता रहता है। इससे तात्पर्य यह है कि ये लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा लगातार होता रहता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उपापचय करते हैं। सभी उपापचय अभिक्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का रूपांतरण होता रहता है। कुछ उपापचय रूपांतरण के उदाहरण निम्न हैं। एमिनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के बाद एमिनो अम्ल का एमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड क्षार से एमिनो समूह का अलग होना, डाइसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बंध का जल अपघटन। इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरणों की सूची बना सकते हैं। अधिकांशतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती, बल्कि सदैव अन्य दूसरी अभिक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। उपापचयों का एक दूसरे में परिवर्तन आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं से होता है, जिन्हें उपापचय पथ कहते हैं। ये उपापचय पथ शहर की कार या मोटर यातायात व्यवस्था जैसी होती है। ये पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार होते हैं। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात के संगम जैसे दिखाई पड़ते हैं। उपापचय यातायात के कार सदृश एक निश्चित वेग व दिशा में उपापचय पथ से होकर गमन करते हैं। ये उपापचय बहाव शरीर के घटकों की गतिक
अवस्था कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ यह उपापचय यातायात अत्यंत निर्धारित गति से बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था बनाए रखने के लिए होता रहता है। इस उपापचय अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि इनके प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरक अभिक्रियाएं हैं। जीव तंत्र में कोई भी उपापचय रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना जो एक भौतिकी प्रक्रिया है, लेकिन जीव तंत्र में यह एक उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं वे भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। चित्र 9.10 जीव का उपापचय आधार। उपापचय पथ द्वारा साधारण पदार्थ से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना व जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ जैसे कंकालीय पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता रहता है। पहली प्रकार की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण पथ या उपापचय पथ कहते हैं। दूसरे प्रकार में अपचय या विखंडन होता है, इसीलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। उपचयी पथों में ऊर्जा खर्च होती है। एमिनो अम्ल से प्रोटीन के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अपचयी पथ द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे कंकाल पेशियों में जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। यह उपापचयी पथ जिनके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है 10 उपापचय चरणों में पूर्ण होता है तथा इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जीवों में विखंडन द्वारा निकलने वाली ये ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है। यह बंध ऊर्जा जब और जहाँ आवश्यक होती है, जैसे जैव संश्लेषण, परासरण व यांत्रिक कार्य किए जाने पर इनका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा की मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्र स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन में बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी कहते हैं। जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, उनमें किस तरह की योजना विकसित हुई। जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, उनमें किस तरह की योजना विकसित हुई है, वे इस ऊर्जा को कैसे व किस रूप में संचित करते हैं, इस ऊर्जा को वे कार्य में कैसे बदलते हैं। तुम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में उच्च कक्षाओं में एक नई शाखा में अध्ययन करेंगे, जिन्हें जैव ऊर्जा विज्ञान बायो एनर्जेटिक कहते हैं। जीव अवस्था। इस अवस्था में आप समझ चुके होंगे कि जीवों में उनके अनुसार एक निश्चित सांद्रता में हजारों रासायनिक यौगिक मिलते हैं, जिन्हें उपापचय या जैव अणु कहते हैं। उदाहरण सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.2 से 6.1 मिलीमोल, जबकि दूसरे हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जैविक तंत्र में सभी जीव एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं, जिनमें सभी जैव अणुओं की एक निश्चित मात्रा होती है। ये जैव अणु एक उपापचयी प्रवाह में होते हैं। कोई भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया स्वतः साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। स्थिर अवस्था एक असाम्य अवस्था होती है। भौतिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी तंत्र साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि जीव हमेशा कार्य करते हैं, उनमें कभी भी साम्य अवस्था की स्थिति नहीं हो सकती। अतः जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है, जिससे कार्य संपन्न होता है। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सकता है, इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपापचय वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। एंजाइम। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है, जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीय और तृतीय संरचनाएं मिलती है। जब आप तृतीय संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत से दरार या थैलियाँ बन जाती है। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतः अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोत या गंधक के झरनों में पाए जाने वाले जीवों में प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं।
और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापक्रम 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर भी बनी रहती है। उपयुक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों में पृथक किए जाते हैं ऊष्मा स्थायी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया। एंजाइम्स क्या होते हैं? इससे पहले ये स्पष्ट होना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिससे बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलना, पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण: बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया कर बेरियम सल्फेट व पानी बनता है। BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस वाटर बनाता है। यह एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का सीधा संबंध इस समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं: दर बराबर प्रोडक्ट अपॉन टाइम। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः दुगनी या आधी हो जाती है। उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं अन्य उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं से बहुत अधिक होती है। उदाहरण: CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जल कार्बनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में H2CO3 कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट होती है। यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, जिससे 1 घंटे में कार्बनिक एसिड के 200 अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसके कार्बनिक एसिड के 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगी। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में, जहाँ प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती है, तो उन्हें उपापचय पथ कहते हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस 2 पायरुविक एसिड C6H12O6 प्लस O2 2C3H4O3 प्लस 2H2O। ग्लूकोज में पायरुविक एसिड का निर्माण ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण एक रासायनिक पथ द्वारा होता है, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचय अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। आप अध्याय 14 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचय पथ एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचय उत्पाद बनाते हैं। हमारी कंकालीय पेशियों में अनऑक्सी स्थिति में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जबकि सामान्य ऑक्सी स्थिति में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा इथेनॉल अल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रासायनिक या उपापचय रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होता है, उसे क्रियाधार कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना के प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। संकेत रूप में इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं: क्रियाधार उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है तो क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल जो दरार या पुट्टिका के रूप में होता है से जुड़ जाता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार समीक्षक का अविकल्पनीय निर्माण होता है। एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अकाल्पनिक घटक है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था या संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण का यह पथ
तथा कथित संक्रमित अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनाएं या अवस्था हो सकती है। इस कथन का आशय है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनाएं अवस्था अस्थायी होती है। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो यह चित्र 9.6 के अनुरूप होगा। y अक्ष पर विभव या ऊर्जा और x अक्ष पर क्रियाधार के दर नापते हैं। क्रियाधार एंजाइम रहित संक्रमण ऊर्जा, एंजाइम युक्त संक्रमण ऊर्जा। उत्पाद उसके बाद में y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। x अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण की या यह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है की प्रगति को व्यक्त करता है। दो चीज ध्यान देने योग्य है। क्रियाधार व उत्पाद के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर का है तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होती है। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने से आवश्यकता नहीं होती। फिर भी चाहे यह बाह्य ऊष्मीय या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या अंत ऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। एंजाइम क्रिया की प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम ई के अणु में क्रियाधार बंधक स्थल मिलता है जो क्रियाधार से बंध कर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार समीक्षय ES का निर्माण करता है। यह समीक्षय अल्पावधि का होता है जो उत्पाद अपरिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है। इसके पूर्व माध्यम के रूप में एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम क्रियाधार जटिल ES का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल जटिल का निर्माण, फिर एंजाइम उत्पाद जटिल, एंजाइम प्लस उत्पाद। एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरण चक्र को निम्न चरणों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। दूसरा, बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाता है। तीसरा, एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार के काफी समीप होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त करता है व एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु में बंधने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरण चक्र प्रारंभ होता है। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक प्रोटीन की तृतीय संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम, pH, क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तापक्रम व pH। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व pH के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व pH पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम व pH कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति बढ़ती है। अभिक्रिया अंततोगत्वा सर्वोच्च गति V मैक्सिमम प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणु की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इनकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संदमन व उस रसायन को संदमक कहते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे प्रतिस्पर्धा संदमन कहते हैं। संदमक की क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधक
स्थल से बंधते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधक स्थल से बंध नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संबंध जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है। ऐसी प्रतिस्पर्धी संगमकों का अक्सर उपयोग जीवाणुजन्य रोगजनकों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। चित्र 9.7 में ए होता है पीएच, दूसरा तापक्रम, सी क्रियाधार की सांद्रता व एंजाइम सक्रियता पर परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले ए पीएच एंजाइम की सक्रियता, तापक्रम, क्रिया का वेग बी मैक्सिमम अपॉन 2 मैक्सिमम किया। एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। हजारों एंजाइमों की खोज, विलगन व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रियाओं के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया। एंजाइम को 6 वर्गों व प्रत्येक वर्ग को 14-13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो दो क्रियाधार एस व S1 के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एस अपचयित, एस्टेश ऑक्सीकृत, एस ऑक्सीकृत, S1 अपचयित। ट्रांसफरेज एंजाइम क्रियाधार के एक जोड़े एस व एस्टेज के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, जैसे Hg प्लस एस्टेज तो S प्लस एस्टेज G। हाइड्रोलेजेज एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बन हैलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। लाइजेज जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंध का निर्माण होता है। लाइजेज जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंध का निर्माण होता है। कार्बन एक्स, कार्बन वाई, एक्स वाई प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आइसोमेरेजेज वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामिति व स्थिति समावयवता के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेजेज एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम लाइगेजेज एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीकरण, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फास्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। सहकारक एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतना प्रोटीन अवयव जिसे सहकारक कहते हैं एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइमों के केवल प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं: प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम व मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और वह अन्य सहकारकों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि ये एपोएंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम परऑक्सीडेज व कैटालाइजेज जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हिम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। सब एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपोएंजाइम से अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रियाओं में सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। अनेक सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होता है, जैसे सह एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। धातु आयन कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वय बंध बनाते हैं। वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारों से जुड़े होते हैं, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। सारांश: जीवों में आश्चर्यजनक विभिन्नता मिलती है। इनके रासायनिक संगठन व उपापचय अभिक्रियाओं में असाधारण समानताएं मिलती है। जीव उत्तक व निर्जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तत्वों के संगठन का यदि गुणात्मक परीक्षण किया जाए तो वे काफ़ी समान होते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण के बाद यह स्पष्ट है कि यदि जीव तंत्र व निर्जीव द्रव्यों की तुलना की जाए
तो जीव तंत्र में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत अधिक बहुलता होती है। जीव में सर्वाधिक प्रचुर रसायन जल मिलता है। कम अणुभार 1000 डाल्टन से कम वाले हजारों जैव अणु होते हैं। जीवों में एमिनो अम्ल, एकल सैकराइड, द्विक सैकराइड्स, शर्कराएं, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स व नाइट्रोजन क्षारक जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। इनमें 20 प्रकार के एमिनो अम्ल व 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। वसा व तेल ग्लिसरॉइड होते हैं, जिनमें वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होते हैं। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिलीकृत नाइट्रोजनी यौगिक मिलते हैं। जीव तंत्रों में केवल 3 प्रकार के वृद्ध अणु जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड व पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। लिपिड का झिल्ली संबंध होने के कारण वृत्त आणविक अंश में रहते हैं। जैव वृत्त अणु बहुलक होते हैं। वे विभिन्न घटनाओं से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए व आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जैव वृत्त अणुओं में संरचनाओं का पदानुक्रम जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ संरचनाएं मिलती है। न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक द्रव्य की कोशिका भित्तियों के रूप में कार्य करता है। बहुसेकेराइड पौधे, कवकों व संधि पादपों के बाह्य कंकाल में घटक हैं। ये ऊर्जा में के संचित रूप जैसे स्टार्च व ग्लाइकोजन में भी मिलते हैं। प्रोटीन विभिन्न कोशिकीय कार्यों में सहायता करते हैं। उनमें से कुछ एंजाइम्स, प्रतिरक्षीग्राही, हार्मोन्स व दूसरे संरचनात्मक प्रोटीन हैं। प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन व संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाओं की उत्प्रेरक शक्ति होती है। प्रोटीन में एंजाइम क्रियाशीलता हेतु इष्टतम तापक्रम व पीएच की आवश्यकता होती है। एंजाइम्स अभिक्रिया की दर को काफ़ी तीव्र कर देते हैं। न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो कि इसे पैतृक पीढ़ी से संतति में आगे बढ़ाते हैं।